दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप सबको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम कर रहे हैं सुपर 30 सुपर फास्ट सीरीज का सेशन नंबर 4, जिसके अंदर हम डील करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले आपके 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अंदर आपने डील किया था MCQs एंड एसोसिएशन रीजंस के साथ, देन वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड देन हमने डील किया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने इन तीनों सेशंस में से कोई भी सेशन मिस कर दिया है तो फटाफट से जाइए अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर और सारे ही सेशंस को, और इसके अलावा जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस हमारे चल रहे हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं बायोलॉजी की, कुछ भी अगर मिस आउट हो गया है तो भाई चैनल पर जाओ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फटाफट से जाके अवेल करो और सेशंस को देख लो, ठीक है ना। चलो, अब तीनों सेशंस को करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफी सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वहां पर अपनी क्लियर हुई, ठीक है ना। तीनों सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है, अराउंड 90 क्वेश्चंस हमने देख लिए, राइट। 30 एंड देन 30 इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, जिनके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला जो सेशन था वो काफी लेंथी सेशन था, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। इन सारे सेशंस को करने के बाद अब बार बार रिपीटेडली आप पिछले 3 दिन से इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, इन्हीं सारी टॉपिक्स के साथ बार बार डील कर रहे हो, राइट। अब उन्हीं सारे टॉपिक्स में से जब आपको यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इसी चीज को मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी समझाती जा रही हूँ। ये रहा हमारे सामने पहला केस, ठीक है ना। अब जब इन्हीं सारे सेम टू सेम टॉपिक से आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे, ठीक है, जिनसे आप 3 दिन से लगातार टच में हो, ठीक है ना, लगातार जिन टॉपिक्स के बारे में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक। तो अब क्या ये केस आपको डरावने लगेंगे? क्या आपको इन्हें रीड करने में कोई भी आलस आने वाले लगता है कि यार इतना पूरा केस रीड करेंगे, देन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या कोई दिक्कत आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली तीनों सेशंस देखे हैं और अब 4th सेशन को देखने आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और अगर इन केस कोई सेशन किसी का मिस हो गया है किसी एग्जाम की वजह से, किसी भी रीजन से, ठीक है, तो भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले अगर आपने सुपर 30 सीरीज का कोई एक सेशन भी देखा होगा तो आपने वहां देखा होगा कि एक्सप्लेनेशंस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये अज्यूम करके प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि इससे पहले आपने वो टॉपिक बिल्कुल ना भी सुना हो तो भी आपसे ये क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है ना। ये अप्रोच है, ये मोटिव है आप लोगों को ये सीरीज को प्रोवाइड करने का, जिसके अंदर मैं आपको पूरे मिड टर्म एग्जाम सिलेबस जो भी आपका है, 50% सिलेबस जो आपका है, उसका पूरा एक एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर पाऊं, ये मेरा मोटिव था, ठीक है। आई होप पिछले 3 सेशंस में वो डिलीवर हो पाया हो, और अब ये आज हमारा इस सीरीज का लास्ट सेशन होने वाला है, जो आप मेरे साथ अभी अचीव करने वाले हो। विद इन 1 और 1.5 आवर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो बस तैयार हो जाओ, अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर होके पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगी, ठीक है, और जैसा हम करते आ रहे हैं 15 क्वेश्चंस के बाद ब्रेक लेने वाला हमारा जो पैटर्न है वो आज भी फॉलो होगा। उस ब्रेक के वक्त, ठीक है, 15 क्वेश्चंस के बाद जो हम ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के वक्त मैं कुछ चीजें आपसे अब डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें मुझे आपसे पूछनी है और काफी सारे कमेंट्स मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिनके बेसिस पर हम आगे भी एक कोई बहुत अच्छी सी चीज लेकर आने वाले हैं। ये सीरीज तो आज हमारी एंड हो जाएगी इस 4th सेशन के साथ, राइट। काफी छोटी, काफी प्रिसाइज और काफी क्विक ये सीरीज थी, सुपर फास्ट ये सीरीज थी। इसके बाद भी कुछ आपके लिए आएगा, जिसके बारे में मुझे 15 क्वेश्चंस के बाद आपसे डिस्कस करना है, तो बस बने रहना, जब ब्रेक टाइम होगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सुपर 30 की सुपर फास्ट स्पीड से सारे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा और डिस्क्लेमर कि थोड़ा सा आवाज हो सकता है बीच बीच में, आप लोगों को थोड़ा कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस फील हो तो इग्नोर करना, ठीक है ना। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। सी देखो, सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस हम स्टडी करते हैं, ठीक। सबसे पहले इसे स्टडी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो हमसे बन पा रहे हैं या नहीं। ऐसे कैसे नहीं बनेंगे, सब बनेगा। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग, ठीक है, मैटर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितना भी नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है, इन सब के बीच में एक क्या चीज कॉमन है, समझो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग मैटर हैव वन थिंग इन कॉमन। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? दैट दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है।
इन सब में वो जो एक कॉमन चीज है वो यही है कि सबके पास एक बेसिक एलिमेंट जो है वो यही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके पास यही बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये कॉमन बात है। बोथ आर आल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम फिजिकल लॉज, दोनों के ऊपर जो फिजिकल लॉज, ठीक है, बायोकेमिकल इंटरनल नहीं, जो फिजिकल लॉज अप्लाई होते हैं वो दोनों के ऊपर सेम होते हैं, सच एज ग्रेविटेशन सबके ऊपर सेम अप्लाई होता है, मैग्नेटिज्म सेम अप्लाई होता है, रेडिएशन, एक्शंस, रिएक्शंस, ये सब कुछ सबके ऊपर फिजिकल की बात हो रही है, सेम अप्लाई होता है, ठीक है। स्टिल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फिर भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग मैटर से काफी डिफरेंट है। ऐसा क्यों? किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब बात आ गई किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर की, है ना, जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट, राइट, सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स, ये सब कुछ इन्होंने हमें बताया। इस केस में, इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में हमें इन लोगों ने क्या बताया कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिनकी वजह से वो क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो उनके बीच में कॉमन नहीं है, यही बताया गया हमें। अब इन सारे जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर हमसे डिस्कस किए गए, इनके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है, यही करना होता है हमें केस बेस्ड स्टडीज में। ये पहला केस है इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा एलैबोरेट कर रही हूँ, उसके बाद हम बस फटाफट से केस रीड करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, ठीक है ना, फिर कोई टाइम नहीं जाना। अब देखो ये केस स्टडीज जो होते हैं हमारे, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं, इनकी अप्रोच क्या होती है, यही करना होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि जो पैराग्राफ अगर दिया है या एक सिंगल लाइन वाला केस भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा पैराग्राफ ही होता है, ठीक है। जितना भी एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, जो भी दिया है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है पैराग्राफ, वो कहना क्या चाह रहा है। अब आपने यहां से एक्सक्लूड कर लिया कि आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और कुछ डिफाइनिंग फीचर्स भी हैं, जिनके बेसिस पर दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, है ना। दोनों चीजें पता चली। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट व्हाट इज मीन्ड बाय होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टैसिस का मतलब, अगर पिछले सेशंस, मैंने कहा ना पिछले सेशन सारे करने के बाद केस बेस्ड को रखने का मतलब ही ये था कि आपको सारे आंसर्स ऑलमोस्ट पहले पता चल चुके होंगे। होम्योस्टैसिस हमने एक क्वेश्चन में डील किया हुआ है पिछले 3 सेशंस में, मुझे अच्छे से याद है। देखो आंसर क्या बनेगा इसका, All living organisms keep themselves stable by maintaining their internal conditions, ठीक है। अपनी internal condition को outside के साथ क्या करके रखते हैं, maintain करके रखते हैं, ठीक है, अपने आप को stable बना के रखते हैं within certain boundaries, कुछ boundaries के अंदर, under adverse temperature, moisture level, ठीक है, acidity and other physiological factors in order to continue their metabolic processes, and this is called as homeostasis. एंड दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस, ठीक है। आपको जब भी कोई केस बेस्ड स्टडीज दी जाती हैं तो आप लोग ये समझते हो कि वो कोई पैसेज राइटिंग है, वो अनसीन पैसेज नहीं है। अनसीन पैसेज में होता था कि हमें एक पैसेज दिया है और आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपको देना, उसी में से ढूंढ के देना है, जितना पैसेज में दिया है उतना ही देना है। केस बेस्ड स्टडी को आप इससे अपोजिट मान सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ कोई किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन चल रहा है, बस उतना वो डिस्कशन वहां पर, उसका एक पोर्शन होता है, एक छोटा सा पोर्शन उस डिस्कशन का वहां पर होता है। उस डिस्कशन जिस टॉपिक के बारे में है, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस ये समझना है कि ये डिस्कशन किस टॉपिक पे चल रहा है, और फिर उस टॉपिक के बारे में आपको जितना पता है उतने आप आंसर दे सकते हो। समझे मेरी बात? ये इसकी अप्रोच है, समझे। अब देखो होम्योस्टैसिस का मतलब तो क्या हुआ, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में क्या कर पाना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाना, एक बैलेंस क्रिएट कर पाना, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन कर पाना, ये होम्योस्टैसिस है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई इज अमीबा लिविंग एंड अ सैंड पार्टिकल इज नॉन लिविंग मैटर। क्यों अमीबा एक लिविंग मैटर है और जो सैंड पार्टिकल है वो एक नॉन लिविंग मैटर है? एक्सप्लेन, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, समझो। अमीबा एग्जिबिट्स द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अमीबा के अंदर बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि एक सैंड पार्टिकल में वो सब नहीं है। कौन सी पार्टिकल, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं? सी फॉर इंस्टेंस अमीबा क्या करता है, ग्रोथ शो करता है। हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थी। तो उन सारी प्रॉपर्टीज को अब आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, लगा के देखना है किसके पास कौन सी है, आंसर आपको मिल जाएगा। अलग से आपको कुछ नॉलेज निकाल कर लेके आने की जरूरत नहीं है। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो,
जिसके ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी वो लिविंग या नॉन लिविंग आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। अमीबा क्या करता है, ग्रोथ शो करता है ना, रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है और सेंस भी करता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टिमुलाई आते हैं एनवायरनमेंट से, उन सबको सेंसिटिविटी है, उन सबके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। मतलब अमीबा क्या है, लिविंग है। बात करेंगे किसकी, सैंड पार्टिकल की, तो मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सॉरी ये सब किसका है, अपना अमीबा का है ना। बात करेंगे अगर अपन सैंड पार्टिकल की, द सैंड पार्टिकल फेल्स टू एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब ये उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज तो यही चारों हैं, इन चारों में से कोई एक भी लिविंग सैंड पार्टिकल जो है वो शो नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। सिंपल है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कोई अलग से ढूंढ के लाना पड़ा क्या, नहीं। जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है लिविंग नॉन लिविंग की, उन्हीं के बेसिस पर आप यहाँ बता पाओगे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ठीक है ना। बस आपको अपना पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसको उस टॉपिक से रिलेटेड समझ लेना है कि केस बेस्ड जो केस हमें दिया गया है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है और यहाँ पर यही वाले सारे लॉजिक्स जो है वो लगने, बस इतना करना है। अब देखो व्हाट इज मीन्ड बाय अडैप्टेशन। अडैप्टेशन का मतलब क्या है, गिव एटलीस्ट वन शॉर्ट टर्म एंड वन लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखने वाले या देखे जाने वाले या पाए जाने वाले कोई एक शॉर्ट टर्म अडैप्टेशन और कोई एक लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सी अडैप्टेशन इज यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशन, ठीक है। अडैप्टेशन क्या होता है, यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए यूजफुल है, ठीक है, सर्वाइव करने में बेटर हेल्प करेगा। इस तरह के इनहेरिटेबल वेरिएशंस, ठीक है, वो वाले वेरिएशन नहीं जो सिर्फ आप में है, अभी है, 2 साल बाद नहीं होंगे, वो वाले वेरिएशंस नहीं, वो वेरिएशंस जो इनहेरिट होके आपकी जनरेशंस में भी ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ यूजफुल एंड इनहेरिटेबल वेरिएशंस और चेंज जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आते हैं, ठीक है, म्यूटेशन से आते हैं, तो इस तरह के ये सारे ही चेंज, ठीक है, किसी भी और दूसरे मेथड से भी आए लेकिन कैसे हो, बस यूजफुल हो, इनहेरिटेबल वेरिएशन हो, ठीक है। और इन सारे जो वेरिएशंस आएंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से एडजस्ट करने में, अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, वही सारे क्या कहलाएंगे, अडैप्टेशंस कहलाएंगे। अब इनमें से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला वेरिएशन कैसे आएगा, देखो जो शॉर्ट टर्म अडैप्टेशन है इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म अडैप्टेशन में क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे थे आपसे, है ना, एक एग्जांपल एटलीस्ट पूछा था, गिव एटलीस्ट वन शॉर्ट टर्म एंड वन लॉन्ग टर्म। तो देखो कुछ एनिमल्स जैसे कि मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फ्यू मैमल्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल विंटर सीजन, ठीक है। जब विंटर सीजन जो कि इनके लिए फेवरेबल नहीं है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। उस टाइम पे ये क्या चले जाते हैं, एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी पे चले जाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं, इस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल हो गए शॉर्ट टर्म अडैप्टेशंस की, जो कि क्या है, कुछ वक्त के लिए लिए जा रहे हैं, ना कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन है, ठीक है। कुछ वक्त के लिए किया गया जाने वाला ये अडैप्टेशन है, जैसे कि हाइबरनेशन, इसमें क्या करते हैं, कुछ वक्त के लिए अडैप्टेशन ले लिया, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से बैक टू नॉर्मल, ठीक है ना, ये कंडीशन चलती है। देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट केस देखो क्या पूछा है आपसे, इस केस को ध्यान से पढ़ना। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में, अच्छा पिछले 3 सेशंस में जितनी ज्यादा स्पीड से मैं पढ़ा रही थी, आज स्पीड थोड़ी सी कम लग रही होगी, राइट। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको 2x स्पीड वाला फीचर पता है, ठीक, थोड़ा मेरी कैपेसिटी अभी कम है, ठीक है ना, गले की वजह से, तो 2x स्पीड वाला फीचर आप सभी को पता है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखना है पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरी कैपेसिटी आज थोड़ी सी स्पीड कम है, डेली मेरी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आपको 2x स्पीड की जरूरत ना पड़े, बट स्टिल आज थोड़ी सी स्पीड कम है, ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है और बढ़ जाए, देखते हैं। देखो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक्सेप्ट सम यूनिसेल्युलर एल्गे, कुछ यूनिसेल्युलर एल्गे को छोड़ के। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ इनका, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सभी है, ठीक है, फंजाई, ठीक है, यीस्ट
एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें विच आर प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव किंगडम्स, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर क्लोजली रिलेटेड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो दे आर प्रीडोमिनेंटली वाटर ड्वेलिंग। वो कैसे थे, पहले कैसे थे, वाटर ड्वेलिंग। हाउएवर सम लिव इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एज पैरासाइट्स, जबकि कुछ रह रहे थे एनिमल्स की बॉडीज में किस तरह से, पैरासाइट की तरह, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, जो यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हैं उन सबको कैसे क्लासिफाई किया गया है, एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कैसे क्लासिफाई किया गया है, एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। ये तो इन्होंने हमें जो किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर आगे तक के ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में एक बिल्कुल शॉर्ट समरी, कुछ नॉर्मल सा डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर जितने भी टर्म्स, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उन सब से रिलेटेड इसके अंदर क्या आएंगे, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। समझा इस केस को। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स, किंगडम प्रोटिस्टा की बात हुई है, जितने भी ये सारे एग्जांपल्स की बात हुई है ना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, फंजाई, ठीक है, नेक्स्ट जितने भी बात हुई है भैया रिस्पेक्टिव दूसरे जितने भी किंगडम्स हैं, एनिमल्स की बात हुई है, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस हुए इस केस के अंदर, इन्हीं से रिलेटेड अब क्या आएंगे, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले पूछ रहा है, जो सबसे लास्ट में डिस्कस हुआ था, प्रोटोजोआंस के बारे में, कि व्हाट आर प्रोटोजोआंस एंड गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। हर एक का आपको एक एग्जांपल देना है फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म का, ठीक है। देखो प्रोटोजोआंस आर यूनिसेल्युलर, कैसे होते हैं भाई, यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट एनिमल्स होते हैं। ईच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हर एक, ये जो सिंगल सेल यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का क्या होता है भाई, कि वो सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, वो एक सिंगल सेल ही पूरी की पूरी एक्टिविटीज को कर रहा होता है। यही होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि वो एक सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटीज कर रही होती है। अब इसका अगर एग्जाम्पल हम दें, जैसा कि पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो फ्री लिविंग प्रोटोजोआन की बात हम करेंगे तो कौन कौन है हमारे पास, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है क्या, पैरासिटिक प्रोटोजोआन, तो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, या प्लाज्मोडियम, ठीक। आपको एग्जांपल एक ही देना है, पर यहां पर मैंने दो दो आपके सामने डिस्कस कर दिए, जो आपको याद ज्यादा रहे, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे उसे याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स क्या है। ये सारे टर्म्स जो भी अब आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड है सारे टर्म्स, भी सारे उन्हीं एग्जांपल्स में से हैं, उन्हीं चीजों में से है जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। देखो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर दोनों तरह के प्रोटिस्ट होते हैं, विच अकर इन फॉर्म ऑफ स्लाइमी मासेस, ठीक है, बिल्कुल एक स्लाइमी सा बिल्कुल मास ऑफ सेल होता है, उसकी तरह से ये पाए जाते हैं वेजिटेटिव फेज में इनकी। द वेजिटेटिव पार्ट डू नॉट पोजेस सेल वॉल, जो वेजिटेटिव पार्ट है इनका उसके अंदर सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। देयरफॉर दे अकर आइदर एज फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएटेड अमीबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एग्रीगेशन ऑफ अमीबे, ठीक है। या तो ये इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म की तरह मिलते हैं आपको फ्री लिविंग कंडीशन में, या फिर अमीबे का एग्रीगेशन एक जगह पे बहुत सारा, उस तरीके से ये पाए जाएंगे। दो तरह के फॉर्म्स में ये पाए जाएंगे, ठीक है। ये हुई बात स्लाइम मोल्ड्स की, ये हुई बात स्लाइम मोल्ड्स की कि ये क्या होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, क्या हैबिटेट होता है, सबका छोटा 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 डिस्क्रिप्शन देना है। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा लेंथी कोई आंसर नहीं देना होता, सबको बिल्कुल छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत आपको देना होता है कि जो पूछा गया है बस उतना आंसर सर्व हो जाए, दैट्स इट। एक्स्ट्रा कुछ भी लेंथी एक्सप्लेनेशन की यहाँ नीड नहीं होती। डायटोमीशियस अर्थ क्या है और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डायटोमीशियस अर्थ के बारे में आपको याद है, हमने पढ़ा था अबाउट डायटम, सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, दो ओवरलैपिंग शेल्स वाला, बस वही है, ठीक है। क्या होता है इनका स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स की तरह होता है, दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो शेल्स होती हैं ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, ठीक है ना, ये डिस्ट्रक्ट नहीं होती, इनके मरने के बाद भी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और वो जो एक्यूमुलेशन होता है वही क्या कहलाता है, डायटोमीशियस अर्थ, वही क्या कहलाता है, डायटोमीशियस अर्थ। देखो द सिलिशियस सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स डू नॉट डिके इजीली, डायटम्स की जो सिलिशियस सेल वॉल्स होती है ना, सिलिका की बनी होती हैं, ये बिल्कुल भी इजीली डिसोशिएट नहीं होती, डिस्ट्रक्ट नहीं होती। दे आर कलेक्टेड ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है,
काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर ये कलेक्ट होती रहे एक ही जगह पे, कि पूरे एरिया में, ज्योग्राफिक एरिया में, वो पूरा का पूरा जो एक्यूमुलेटेड वाला एरिया होता है उसको कहते हैं क्या? डायटमीशियस अर्थ। क्या कहते हैं उसको? डायटमाइट या डायटमीशियस अर्थ। डायटमाइट या डायटमीशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। लार्ज फॉसिल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ डायटमीशियस अर्थ, जो कि काफी लार्ज, अगर फॉसिल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स की बात करें डायटमीशियस अर्थ की, तो इनकी जब माइनिंग की जाती है, ठीक है, तो इन्हें यूज किया जाता है कैसे? ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अभी क्या बता रहे हैं हम? उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि वो कैसे यूज की जाती है। तो इसका काफी सारा यूज किया जाता है। पढ़ा हुआ है हमने कि इसको हम फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल्स के, सिरप्स के, इन सब के फिल्ट्रेशंस में भी यूज होता है। देखो, लार्ज फॉसिल सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ डायटमीशियस अर्थ आर माइंड एंड यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशंस, ठीक है, फिल्ट्रेशंस में यूज होता है। एग्जांपल शुगर फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन, अल्कोहल फिल्ट्रेशन, एंटीबायोटिक फिल्ट्रेशन, इन सब में यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में, मेटल पॉलिशेस में, ठीक है, यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। ये देखो, तीनों इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिस्कस किए गए, तीनों यहीं पर है, ठीक है ना। इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स में, फर्नेसेस में, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें जो ये सर्व कर रहा है, इनकी वजह से ये क्या है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग, ठीक है। हर एक केस से वैसे जनरली देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। 4 तो होते ही हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का आता है, राइट। 4 तो होते ही होते हैं, बट यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा तरीके के केस आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ठीक है। एक केस से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन को ही लिया है, ताकि हम मल्टीपल तरह के टाइप के केसेस जो है यहाँ पर डील कर सके, है ना। तो देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली ऐसे ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर दिया गया है वही है, ठीक है। इन and hierarchical series of groups on the basis of their relationships, morphological and structural functions, ठीक है, evolutionary relationships, इन सब के बेसिस पे किया गया है। Our Vedic literature reveals 750 plants and 250 animals, ठीक है। हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो क्या रिवील करता है? 750 प्लांट्स और 250 एनिमल्स को। लेटर डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाद में फिर काफी सारे साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिजाइन किया, प्रपोज किया। देन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया। ये सारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। बेस्ड ऑन अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रपोज किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 किंगडम एक बार आ गया ना, प्लांट एनिमिलिया वाला, उसके बाद तो फिर किंगडम आते ही चले गए। फिर कोई एक और किंगडम ऐड हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 भी हुआ, है ना। उसके बाद then recent discoveries led R.H. Whittaker to propose 5 kingdom classification in 1969. Recently अगर बात करें तो 5 kingdom classification जो कि सबसे ज्यादा widely accepted है, वो किसने दिया? R.H. Whittaker ने दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम, उनकी हिस्ट्री, ठीक है, उनकी हिस्ट्री और उसको रिसेंट तक लाके कनेक्ट कर दिया। इस केस में इन लोगों ने क्या किया? क्लासिफिकेशन सिस्टम को उसकी हिस्ट्री से लेके उसके रिसेंट जो वाइडली एक्सेप्टेड वाला किंगडम क्लासिफिकेशन है वहां तक लाके उसको कनेक्ट कर दिया। अब इसी से रिलेटेड, पूरे के पूरे से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है इस केस का पहला क्वेश्चन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच किंगडम इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किस किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गे को रखा गया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, हिस्ट्री वाला पुराना वाला नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कहां रखा गया और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को कहां रखा गया, बता देते हैं। 3 चीजें पूछिए कि इन तीनों को कहां रखा। ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यहां पर था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, ठीक है। इन सबको कहां रखा? किंगडम मोनेरा में रखा गया था, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कई सारे हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबेना, ठीक है, लेकिन ये हैं क्या? सारे के सारे बैक्टीरिया है ना। और मिथेनोजेनिक जो आर्की बैक्टीरिया है वो भी।
इन सबको ही कहाँ रखा गया, किंगडम मोनेरा में। सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में ही तो थे। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स, इकलौते मेंबर्स है कौन है, बैक्टीरिया ही तो है सारे के सारे। तो सबको कहाँ रखा गया है, किंगडम मोनेरा में। हो गया ये इसका आंसर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन सारे आपको ऐसे छोटे छोटे ही मिलेंगे, कोई भी ऐसा बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरे केस से रिलेटेड आपसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस ही पूछते हैं केस बेस्ड में, ठीक है ना। कुछ आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके अंदर असर्शन रीजन आएंगे, जिनके अंदर अभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आंसर है, कुछ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। हर तरह के केसेस आए हैं, ठीक है, हर तरह के केसेस इसके अंदर है आपकी सीरीज में, ठीक है, सब कुछ डील करेंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे को इंक्लूड करने का क्या क्राइटेरिया था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, इन सबको एक सिंगल किंगडम में, जो अभी बताया ना कि किंगडम मोनेरा में रखा, तो किस बेसिस पे रखा, क्या इनके अंदर वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पर इन सबको एक सिंगल किंगडम में रख दिया गया। देखो साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मेथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, इन सबको एक किंगडम में रखने का क्या रीजन था, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे और प्रिमिटिव थे। सब प्रोकैरियोटिक थे, सब प्रिमिटिव थे, एंड दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग देम इन द किंगडम मोनेरा। यही वो मेन क्राइटेरिया था जिसकी वजह से इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डब्बा बन गया ये तो। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था। याद करो जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको 5 से 7 कुछ कैरेक्टर्स लिखवाए थे और फिर उनमें बहुत सारे 5 से 6 स्टार बना के हमने एक डब्बे में लिखा था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने वहां पे स्टडी किए थे। सी विटेकर ने अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ये इन फैक्टर्स के बेसिस पर दिया था कि भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को उन्होंने ध्यान दिया था कि यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर भी है तो कैसा है, सेल वॉल क्या है, इन सब पे ध्यान दिया था। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया था, सेल का स्ट्रक्चर प्रिमिटिव है या नया है ना, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, इस पे ध्यान दिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इस पे ध्यान दिया था उन्होंने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो उनका फैक्टर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इस पर उन्होंने ध्यान दिया था। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कल जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अगर आपने वो पूरा सेशन अच्छे से, बिल्कुल पूरा, इतना लंबा वो सेशन था, इतने सारे उसमें क्वेश्चंस थे, अगर आपने वो सेशन पूरा बहुत अच्छे से देखा है तो फिर आज वाला सेशन तो आप लोगों को बहुत ही हल्का लग रहा होगा। आज वाला सेशन तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे हैं, ये तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे हैं। तो ये सच में भी 1 मार्क्स ही होते हैं, ये 1 मार्क्स जैसे नहीं होते हैं, सच में 1 मार्क्स होते हैं, क्योंकि केस बेस्ड में आपके पास 4 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। वो पूरा कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क वाला ही होता है। सब में आपको इसे छोटे छोटे आंसर ही देने, कुछ भी हुआ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो फिर से नया केस आ गया, बोला है ना मैंने, हर केस से 3 से ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 2-3 क्वेश्चन, दैट्स इट। मतलब आपको बहुत सारे मल्टीपल केसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, द मोस्ट डोमिनेंट एंड यूबिक्विटस वास्कुलर प्लांट ऑफ प्रेजेंट डे फ्लोरा आर द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सबसे डोमिनेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, हर जगह पाए जाने वाले, ठीक है। तो जो वास्कुलर प्लांट्स हैं इस वक्त के फ्लोरा के, वो कौन है, एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। These have changed the green and yellow melancholy, ठीक है, of the earth's vegetation by the colorful brightness and fragrance of their flowers, ठीक है। इन्होंने जो एक वो ग्रीन और येलो वाला जो पूरा का पूरा एक अपीयरेंस था ना, उसको अपने अपीयरेंस ऑफ फ्लावर से, अपनी फ्रेग्रेंस से सबको कैसा कर दिया है, पूरी अर्थ को एकदम कलरफुल और खुशनुमा सा, बिल्कुल अच्छी बढ़िया खुशबूदार सा कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं से आया ना, फ्रेग्रेंस भी इन्हीं से आई, सारे कलर्स भी इन्हीं से आए, फ्लावर्स जो सुंदर सुंदर होते हैं वो सब इन्हीं से आया, ठीक है। तो इन्होंने ये सारा चेंज किया, ठीक है। द टर्म एंजियोस्पर्म मीन्स एनक्लोज्ड सीड। एंजियोस्पर्म जो टर्म है उसका मतलब ही होता है एनक्लोज्ड सीड, पढ़ा हुआ है ना हमने। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या था, नेकेड सीड, जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ये क्या है, उसके अपोजिट है ना, उससे हायर वाले एंजियोस्पर्म, जिनके पास क्या है, एनक्लोज्ड सीड, ठीक है। विद इन because the ovules or potential seeds are enclosed within a hollow ovary and in this respect they are considered most highly evolved and advanced plant। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन किसके बारे में हुआ है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में हुआ है पूरा डिस्कशन। तो मतलब क्वेश्चंस भी आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। देखो, नेम एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर अब आपसे पूछ रहे हैं कि कोई 2 इंपॉर्टेंट टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। कर देते हैं भाई, देखो जरा प्लांट्स का डिस्कशन, ठीक है। डाल्बर्जिया सिसो,
ठीक है, इसको कॉमन नेम क्या है इसका, क्या कहते हैं, शीशम। आपको अगर याद हो जब मैंने पढ़ाया था तो कैसे याद करवाया था इसको, सीसो सीसो शीशम। याद आ गया ना? मुझे ऐसे बिल्कुल गुनगुनाने की जरूरत तो है नहीं, इतने स्मार्ट तो आप लोग हो ही, अब तक सब समझ गए होंगे कि सीसो सीसो शीशम से क्या होता है। नेक्स्ट देखो, क्वाकस अल्बा, ये क्या है, व्हाइट ओक। ठीक है, ये क्या है, व्हाइट ओक। कॉमन नेम इन सब के बता रही हूं मैं, ये सारे कुछ वो एग्जांपल्स हैं जो हमसे पूछे गए, ये सब टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, सागवान जिसे कहते हैं सब, इसको जनरल पता है, कॉमन लैंग्वेज में सागौन सागौन ऐसे करके फेमस है ये, वो एक्चुअली होता है क्या, सागवान। ठीक है, एक्चुअली ये होता है वो, टीक ट्री भी इसे कहते हैं। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस तो पूछे थे हमसे, हमने 3 बता दिए। ठीक है, जितने याद रहे उतने लिख देना। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिख के आना, मेरा मतलब ये है कि इनमें से जितना आपको याद रखना अच्छा लगे उतने लिख के आ जाना, जितना पूछे उतना ही आंसर देना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्लांट्स आर फाइबर्स, इनमें से कौन से प्लांट्स में से फाइबर्स जो है मतलब इनमें से मतलब पूरा आपसे पूछ रहे हैं कि किस प्लांट से फाइबर्स को लिया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड गनी बैग्स। ओके, गनी बैग्स और रोप्स बनाने हैं, मतलब एकदम वो जो हार्ड वाले फाइबर वाले होते हैं वो चाहिए। कौन सा है वो, देखो, कैनबिस, सटाइवा एंड फ्लैक्स। ठीक है, इसका क्या है भाई, इसका नाम बड़ा ऐसे बहुत भारी भारी सा नाम है, बहुत लंबा सा इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है, लाइनम यूसिटाटिसमम। ठीक है, बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में। ठीक है, तो ये सारे भाई कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, जो एकदम हार्ड एंड स्ट्रेंथ क्रिएट करने वाली रोप्स और गनी बैग्स बनाने होते हैं, उन सब के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत छोटा सा आंसर था ये तो। अब क्या पूछा है, लिस्ट एटलीस्ट 4 फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल्स फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए, अच्छा कुकिंग ऑयल की बात हो रही है तो ये तो बहुत इजी है। हम कौन कौन से ऑयल से खाना खाते हैं, हाँ, ग्राउंडनट से खाते हैं, मस्टर्ड से खाते हैं ना, सोयाबीन के तेल से खाना खाते हैं बना के, और क्या खाते हैं, सरसों के तेल से खाना बना के खाते हैं, मूंगफली के तेल से खाना बना के खा सकते हैं हम, हाँ, नारियल के तेल से खाना बनाकर खा सकते हैं हम। कितने सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी था, 4 तो ऐसे ही हो गए। देखो, flowering plants are the main source of edible oils used for cooking and these are obtained from, देखो, groundnut है ना, मूंगफली वाला अपना ग्राउंडनट। साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपन ऐसा तो लिखेंगे नहीं, मूंगफली का तेल, चमेली का तेल, हाँ, क्या लिखेंगे, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ग्राउंडनट, अराकिस हाइपोजिया, देन है आपका मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, ब्रासिका कंपास्ट्रिस, देन है आपका सनफ्लावर, हाँ भाई, सनफ्लावर ऑयल से भी तो खाते हैं, हेलियांथस एनियस, एंड देन कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा। ठीक है, कोकोस न्यूसिफेरा। ठीक है ना, तो ये हो गए कुछ आपके एडिबल ऑयल के सोर्सेस। वाह, काफी बिल्कुल सिंपल से आंसर्स लग रहे हैं नहीं आज, हाँ, कल लॉन्ग आंसर्स करने के बाद तो सब कुछ अब ऐसा लग रहा है कि कितना सिंपल है ये सब कुछ। देखो, कॉर्डेट्स आर द, नया केस शुरू हो गया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं फिर नया केस आ जाता है। कॉर्डेट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स इन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर कॉर्डेट्स जो है ये सबसे एडवांस्ड एनिमल्स है। ठीक है, दे हैव 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, इनके पास 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, दीज कैरेक्टर्स आर, और ये कैरेक्टर्स क्या हैं, दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर टेल, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा की बात अगर हम करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। ठीक है, इनमें डिवाइड किया गया है। पहले जो 2 सब फाइला हैं इन्हें कहते हैं क्या, लोअर कॉर्डेट्स। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्या है, पुराने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोटो वाला जो वर्ड है ना, ये तो बिल्कुल मतलब 80% टाइम हमेशा कहां पर यूज हो रहा है, ये प्रिमिटिव वाले में, पुराने वाले में, ओल्डर वाले में। ठीक है, तो ये लोअर वाले जो पुराने वाले पहले के जो है ना, पहले 2 सब फाइला जो है ये हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स, और उसके बाद फिर वर्टिब्रेट्स जो है जो कि हायर कॉर्डेट्स हैं, तो ये कहां आ गए, यूकॉर्डेट्स में आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब कुछ कॉर्डेटा की बात ही चल रही है। देखो, सबसे पहला देखो टर्म ही क्या है, कॉर्डेटा ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग chordate like tadpole larva changes into a degenerated adult. Okay, degenerate adult. Okay. किसकी बात हो रही है, जहां पर एक कॉर्डेट से जैसा दिखने वाला टेडपोल जो है वो बाद में फिर अडल्ट में चेंज हो जाता है। टेडपोल लार्वा जो है बाद में अडल्ट बॉडी में चेंज होता है। किसकी बात हो रही है इन एग्जांपल्स में से, ब्रैंकियोस्टोमा, हर्डमानिया या पेट्रोमाइजोन, या फिर सारे के सारे,
कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए सही होगा? मैंने बोला था ना हर तरह के क्वेश्चंस आने वाले। देखो अब चूज द करेक्ट टाइप के आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आ गए। आंसर डिस्प्ले कर रही हूं मैं। सी द आंसर इज हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। इसका टेडपोल लार्वा जो है यही फिर बनता है कि इसमें एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और जो लार्वा है वो कैसा होता है? कॉर्डेट लाइक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स टू द टिप ऑफ द स्नाउट एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इज। अच्छा, जो स्नाउट होता है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो उसकी टिप पे रहती है और फिर पूरी लाइफ टाइम उसमें बनी रहती है। अच्छा, किसके अंदर होता है ऐसा? एग्जाम्पल क्या कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? सी द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रैंकियोस्टोमा। द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रैंकियोस्टोमा। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है ना, काफी आराम से चल रहा है सेशन आज। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शंस हैं, जितनी स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो बढ़ा के देख लेना। ठीक है, टाइम अपना बचा लेना। अब देखो असर्शन एंड रीजन। बोन्स इन बर्ड्स आर न्यूमेटिक। बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है? न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? दिस मेक्स देयर बॉडी लाइट फॉर फ्लाइट इन द एयर। इससे इनकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है? लाइट हो जाती है, ताकि ये हवा में उड़ सके। बहुत भारी भारी बोन्स होंगी तो कैसे उड़ेंगे? बोन्स कैसी होती है? न्यूमेटिक मतलब कैसी होती है? खोखली सी होती है, हवा भरी, बिल्कुल खोखली बोन्स होती हैं, ताकि उसकी वजह से क्या हो जाए? वो लाइट वेटेड हो और आराम से हवा में उड़ पाए, है ना। तो ये न्यूमेटिक बोन्स जो है वो बर्ड्स में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? उनकी बॉडी लाइट हो जाती है, वो हवा में उड़ पाते हैं। तो भाई मुझे तो सब कुछ सही सही नजर आ रहा है इसके अंदर। हाँ, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है ना, तो ए हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। मैम 15 तो हो गए, 15 तो हो गए, ब्रेक तो बनता है ना, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। 15 क्वेश्चंस डन। देखो वैसे असर्शन रीजन आने स्टार्ट हो गए, बोला था ना हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो अब हो जाए थोड़ी सी बातें। ठीक है, एक ब्रेक बनता है ना, चलो हो जाए थोड़ी सी बातें। मिड सेशन पे हम लोग आ चुके हैं। सॉरी, मिड सेशन पे हम लोग आ चुके हैं और ये सेशन अब बहुत जल्दी अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। 50% बाकी है, वो भी कर लेंगे, है ना। बाकी सेशन मतलब लॉन्ग आंसर टाइप वाला सेशन देखने के बाद तो अब आपको सारे सेशन छोटे ही लगने वाले हैं, राइट। उसके कंपैरिजन में सब कुछ छोटा ही लगने वाला है। तो बात क्या थी मैम, क्या आप डिस्कस करना चाहते थे? देखो मुझे आप सबसे ये आज क्योंकि लास्ट सेशन है तो सबसे ये कमेंट्स चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग इस सेशन को जब भी देखेंगे, आज देखते हैं, कल देखते हैं, जब भी देखते हैं, ठीक है, मुझे सबसे ये कमेंट्स चाहिए अभी विद इन अ वीक। अगर आप लोग सब में जो भी जब भी इस सेशन को देखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, सभी से मुझे ये कमेंट्स चाहिए कि क्या आप इस सीरीज का पार्ट 2 चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि इस तरह की सीरीज जो है हमारी पैरेलल चलती रहे? क्या आप इस तरह की चीजें और भी चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसा कोई भी आपका सजेशन है या अगर ऐसी कोई भी आपकी डिमांड है तो डू लेट मी नो। ठीक है, इसके अलावा कोई और पैटर्न, कोई और अगर आप लोग चाहते हो सीरीज, ठीक है, तो वो जरूर मुझे बताना। ठीक है, बस यही चीज मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करनी थी। अभी हमारा सेशन 50% कंप्लीट हुआ है। इस ब्रेक के बाद, ठीक है, इस ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही है इनको याद रखना। ठीक है, काफी इनफ ब्रेक दे दिया। वैसे आज का सेशन उतना हेक्टिक नहीं चल रहा है, आज छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। कल वाला थोड़ा ज्यादा लॉन्ग आंसर, मतलब सच में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, राइट। तो कल वाले सेशन में ब्रेक की ज्यादा नीड थी, राइट। तो आज उतनी नहीं है, तो इतना काफी है। जो मैंने कहा है वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। स्टार्ट कर दें फिर से, कहां से? क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्वेश्चन नंबर 16, असर्शंस एंड रीजंस। ठीक है, क्या कह रहा है असर्शन स्टेटमेंट? यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहा जाता है। दे आर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो क्या ये कनेक्टिंग लिंक है इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में? अब आपको दोनों पहले तो पता करो दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, और फिर उसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देती हूँ, फिर मैं आंसर डिस्प्ले करती हूँ। बताओ जरा, एक बार सोच के देखो, जल्दी 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 जल्दी, क्या सही लग रहा है? असर्शन सही है क्या? रीजन सही है क्या? एक्सप्लेनेशन सही है क्या? तीनों सही है या नहीं? जल्दी बताओ। चलो आंसर डिस्प्ले कर रही हूँ। देखो क्या होगा? assertion is true but the reason is false। ठीक है, assertion true है, मतलब यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहा जाता है, वो सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्टिंग लिंक बन गया। दोनों की लिंक, दोनों के कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, मतलब दोनों के बीच में वो जो कनेक्टिंग लिंक बनाने वाला कैरेक्टर है वो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो रीजन जो है वो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, assertion is the correct statement। तो
करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से नया केस आ गया, फिर से नया केस आ गया। देखो, फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सिंगली ऑन और इन क्लस्टर, ठीक है, फ्लावर्स या तो बिल्कुल सिंगल एक फ्लावर होगा या फिर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होता है ना। A flowering shoot or an axis bearing a cluster of flower is called as inflorescence, ठीक है। एक फ्लावरिंग शूट या एक पूरी एक्सिस जिसमें पूरा क्लस्टर ऑफ फ्लावर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, is called as inflorescence. The main axis of inflorescence is called as peduncle, ठीक है। When the flower occurs singly, जब फ्लावर अगर सिंगल है, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज सॉलिटरी, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, सॉलिटरी फ्लावर्स कहा जाता है, एंड द स्टॉक इज कॉल्ड एज पेडुंकल, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आगे बताओ। सच फ्लावर्स में भी सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी एक्सिलरी, ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकते हैं या सॉलिटरी एक्सिलरी भी हो सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उनका रेसिमोस भी हो सकता है, साइमोस भी हो सकता है, या फिर किसी स्पेशल टाइप का भी हो सकता है। तो पूरी की पूरी कहानी जो यहाँ पर बताई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताई जा रही है कि फ्लावर्स के होने का टाइप, मतलब एक्सिस पे फ्लावर्स के बनने का टाइप, कि वो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है या वो सिंगल फ्लावर है, वो कैसे अटैच्ड है, उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या है ना। पूरी कहानी इसी के अराउंड चल रही है। इंदर फ्लावर के स्ट्रक्चर और उन सब से कोई मतलब नहीं, उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है ना, वो उस पे पूरा का पूरा यहाँ पर अभी डिस्कशन चल रहा है। मतलब क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड आएंगे। देखो, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय द मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट में कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, चलो डिस्कस करते हैं। सी, मस्टर्ड एग्जिबिट्स रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसमें रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर जो ओल्डेस्ट बायसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है, ठीक है, विद लॉन्गेस्ट पेडिसल रिमेन एट द बेस, वो कैसे रहते हैं, जो ओल्डेस्ट वाले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर वो कहाँ पे रहते हैं, उसके बेस पे रहते हैं, और जो यंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनकी पेडिसल शॉर्ट होती है वो रहते हैं रिमेन नियर द टिप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की टिप के आसपास वो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पेडिसल अभी छोटी है, और जिनके पेडिसल अभी क्योंकि वो पुराने ओल्डेस्ट वाले बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनकी पेडिसल लॉन्ग है, ठीक है, तो वो अलग जगह रहेंगे। इस तरह से इनका क्या हो गया, एक बेस पर और एक कहाँ पे, टिप पर, ये वाला इनका अरेंजमेंट चलता है, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस टाइप कौन सा है, रेसिमोस, ठीक है। रेसिमोस में कैसा होता है, एक बेस पर और एक टिप पर, ओल्डेस्ट वाला बेस, न्यूएस्ट वाला टिप पर, ठीक, ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना, मस्टर्ड का कर दिया तो अब उनको बनाना का भी जानना है। बनाना का बताओ अब कि बनाना में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज स्पेडिक्स टाइप इन विच द स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर लार्ज स्पथा, ठीक है। बनाना में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो स्पेडिक्स टाइप का पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो स्पाइक होते हैं, ठीक है, जिनकी फ्लैशी जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक या एक से ज्यादा स्पेथा से घिरी हुई होती है। ये सारा जो टाइप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये किसका दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ हमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा केस था, तो बस क्वेश्चंस और आंसर्स भी उसी से रिलेटेड चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन हाइपेंथोडियम, ठीक है, एक्सप्लेन हाइपेंथोडियम अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो कि क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है इसके अंदर ये जो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें क्या होता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड बाय, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मेन एक्सिस इनटू अ कप और फ्लास्क शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टिकल, ठीक है। जो मेन एक्सिस है वो एक कप या एक फ्लास्क के शेप में, ठीक है, जो मेन एक्सिस है वो एक कप या एक फ्लास्क के शेप में, ठीक है, एक बिल्कुल फ्लैशी सा रिसेप्टिकल बना लेती है मेन एक्सिस, ठीक है। वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर को शो कर रही है ना, एक स्पेशल अपीयरेंस को शो कर रही है, इसीलिए जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेशल टाइप का बनेगा। आगे और भी चीजें सुनो उसमें, ठीक है। ये जो फ्लैशी सा रिसेप्टिकल उसने बना लिया विद अ स्मॉल एपिकल ओपनिंग, ठीक है, जिसकी एपिकल एपेक्स पे बिल्कुल एक छोटी सी ओपनिंग होगी, उसे कहेंगे क्या, ओस्टियोल, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ओस्टियोल, गार्डेड बाय स्केल्स एंड द पैसेज कैनाल लाइंड बाय डाउनवर्डली पॉइंटेड हेयर्स, ठीक है, जो उसके हेयर्स होंगे वो डाउनवर्डली पॉइंटेड होंगे। द कैविटी ऑफ हाइपेंथोडियम बियर्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ये जो इसकी कैविटी होगी इसमें 3 तरह के फ्लावर्स होंगे, ठीक है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर्स, ठीक है। इसमें 3 तरह के फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर, मतलब जिनका कोई सेक्स रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो इस तरह के इसके अंदर फ्लावर्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, फिग फ्रूट, ठीक है, फिग जो है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है फिग के अंदर, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट तो मैम फिर से नया केस पूछा है, चलो देख लेते हैं। फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इन अ टिपिकल डाइकोटिलिजिनस प्लांट कंप्राइजेस आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, few to several layers of cortex, single layered endodermis, pericycle and vascular system comprising several vascular bundles arranged in a ring। ठीक है, पेरीफेरी से लेके सेंटर तक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी स्टेम का अगर बात करें, ठीक है, किसी भी टिपिकल डाइकोटिलिडनस प्लांट के स्टेम की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, जो उसकी आउटर मोस्ट सबसे बिल्कुल सिंगल लेयर्ड वाली एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसके बाद से फिर फ्यू टू सेवरल लेयर्स जो होती हैं वो किसकी होती है, कॉर्टेक्स की होती है। उसके बाद क्या होता है, एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस होती है, ठीक है, पेरिसाइकल होती है, और क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एक रिंग में अरेंज होते हैं। वस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होते हैं, एक रिंग में अरेंज होते हैं। पूरा का पूरा डिस्कशन किस चीज का चल रहा है, कंक्लूजन निकाल पाए इतनी देर में जब तक मैं समझा रही थी? डिस्कशन किसके बारे में चल रहा है, पूरा का पूरा डाइकोटिलिडनस प्लांट्स की स्टेम के बारे में, समझे ना? डिस्कशन किसके बारे में चल रहा है, डाइकोटिलिडन्स की स्टेम के बारे में। अब देखो, नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस स्टेम। एक टिपिकल डाइकोटिलिडनस स्टेम का जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है उसे क्या कहते हैं? बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है, क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स सी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस तो ऊपर ही है ना। उसके बाद अब जो लेयर आएगी वो क्या कहलाएगी, एंडोडर्मिस। उसके बाद फिर आपका पेरिसाइकल और बाकी सब कुछ जो भी पूरा है वो सब स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट और कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स से आप क्या समझते हो? तो भाई ये अपन ने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से कर लेते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम दोनों कहां पर है, एक सेम रेडियस में प्रेजेंट है, सेम रेडियस में जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, हर एक वस्कुलर बंडल में, ठीक है, सब दोनों कैसे एक सेम रेडियस में प्रेजेंट है, तो ये होता है कॉन्जॉइंट टाइप, ठीक है। और कोलेटरल का मतलब होता है कि जो फ्लोएम है वो किस तरफ होता है, जाइलम से आउटसाइड होता है हर एक वस्कुलर बंडल के अंदर, ठीक है। फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ जाइलम इन ईच वस्कुलर बंडल, ये चलता है किसके अंदर, कोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल दोनों टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए, यही पूछा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज पिथ। पिथ क्या होती है? ये जो कॉर्टेक्स, ठीक है, वस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, पिथ, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चैप्टर में देखे हैं, ठीक है। जो पिथ होती है वो सबसे बिल्कुल सेंट्रल वाला स्ट्रक्चर होती है, सबसे सेंटर वाला, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं डायरेक्टली। देखो, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डाइकोटिलिडनस स्टेम, ठीक है, बात क्योंकि डाइकोटिलिडनस की चल रही है, केस पूरा डाइकोटिलिडनस का है, तो हम उसके रेफरेंस में ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डाइकोटिलिडनस स्टेम ऑक्यूपाइड बाय लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें काफी सारी लार्ज और थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर काफी सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, और वही बनाता है किसको, पिथ को, वही बनाती है किसको, पिथ को, ठीक है। क्योंकि पूरा केस जो था हमारा वो डाइकोटिलिडनस स्टेम का था, तो हमने हर आंसर उसके रेफरेंस में दिया है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आप कैसे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे, दैट वस्कुलर बंडल्स आर ओपन इन डाइकोटिलिडनस स्टेम, कि जो डाइकोटिलिडनस स्टेम है उसमें वस्कुलर बंडल्स ओपन होते हैं। अब ओपन और क्लोज कैसे होते हैं ये मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बार फिर से देख लो। देखो, कैम्बियम एक करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो कैम्बियम की वजह से ही जो सेकेंडरी जाइलम है, जो टर्शरी जाइलम है, ये ग्रोथ वो कर सकता है। अगर उसके पास कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी जाइलम, टर्शरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम, टर्शरी फ्लोएम बना सकता है। मतलब उसके ग्रोथ के चांसेस क्या है, ओपन है। उसका करियर के चांसेस क्या है, ग्रो करने के चांसेस क्या है, ओपन है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं। और अगर दूसरे वाले की हम बात करें जिसके पास कैम्बियम नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकता फर्दर, जो जितना है वो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना सकता, तो इसलिए उसे कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं उसे, क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि जो वस्कुलर बंडल्स अगर ओपन है तो इस स्टेटमेंट से आप क्या कहना चाहोगे, तो हम भाई यही कहना चाहेंगे कि इसका मतलब है कि इसके पास कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में हर एक वस्कुलर बंडल में, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस क्या कहता है, एनिमल्स दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, ठीक है। बहुत जल्द सेशन कंप्लीट होने वाला है, थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, देख लो।
वो एनिमल्स जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। ठीक है, दोनों जगह रहने वाले। फ्रॉग उसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, इट रेस्ट डिफरेंटली ऑन वाटर, मतलब रहता वो सॉइल में है, ठीक है, वाटर में, लैंड पे है, और लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है? पानी में जाना पड़ता है। इट हैज 3 मोड्स ऑफ लोकोमोशन एंड फीड्स ऑन लिविंग एनिमल्स। ठीक है, इसके लोकोमोशन मतलब मूव करने के जो है 3 अलग अलग तरीके हैं, और फीड करता है किसके? लिविंग एनिमल्स के ऊपर। ब्रीडिंग इन द एनिमल्स इज सीजनल, इनमें जो ब्रीडिंग का सीजन है ना, वो मतलब ब्रीडिंग जो होती है वो ऐसा नहीं कि हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है, सीजन बाय सीजन चलती है, तो ब्रीडिंग इज सीजनल। फर्टिलाइजेशन इन दीज एनिमल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेडपोल। इन एनिमल्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता है? टेडपोल पहले बनता है, लार्वल स्टेज पहले आती है, फिर वो मेटामॉर्फोसाइज करके क्या बनता है? एनिमल बनता है। तो दीज एनिमल शो स्पेसिफिक एडल्ट बनता है। ठीक है, तो दीज एनिमल्स शो स्पेसिफिक एडेप्टेशंस इन डिफरेंट सीजन्स। तो हर एक सीजन में क्या करते हैं? अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस को शो करते हैं ताकि उस सीजन में सर्वाइव कर पाए, है ना। पूरी की पूरी बात जो चल रही है, पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस केस के अंदर, वो क्या चल रहा है? एम्फीबियंस का चल रहा है, फ्रॉग्स का चल रहा है ना। एम्फीबियंस और मोस्टली फ्रॉग्स के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, तो आंसर भी हमें उन्हीं के हिसाब से देना है, क्वेश्चन भी वही पूछे जाएंगे। तो भाई क्रॉकिंग इन फ्रॉग्स इज कॉमन इन, ठीक है, जो ये क्रॉक करते हैं ना, वो किस सीजन में कॉमन होती है? ठीक है, किस सीजन में सबसे ज्यादा करते हैं? ठीक है, तो क्रॉकिंग इन फ्रॉग इज कॉमन इन, बताओ सीजन, बताओ सीजन, बताओ सीजन, बताओ जल्दी। बता दिया, बता दिया, बता दिया। देखो मेरा आंसर देखो, रेनी सीजन में करते हैं सबसे ज्यादा। कब करते हैं? रेनी सीजन में। ठीक है, इस वक्त इनके अंदर जो ये क्रॉकिंग है वो कॉमन फिनोमिना है। नेक्स्ट देखो, द सेक्सुअल एम्ब्रेस इन विच eggs and sperms are discharged by female and male frogs respectively in water is called as what? जब मेल और फीमेल फ्रॉग्स दोनों ही क्या करते हैं? एग्स और स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में, क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, पानी के वाटर मीडियम में होता है ना। तो ये उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर वहां पे वो मिलते हैं, लार्वा बनता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को कहते क्या है? जब ये मेल और फीमेल क्या करते हैं? एग्स और स्पर्म्स को डिस्चार्ज करते हैं वाटर में, उसे कहते क्या है? बताओ। बता दिया, बता दिया, मैं बताऊं? देखो, एम्प्लैक्सिस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिससे ये क्या करते हैं? अपने स्पर्म्स और एग्स को वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है और लार्वल स्टेज जो है वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन इसी केस के। फ्रॉग लैक्स अ डिवाइस फॉर कूलिंग द बॉडी। फ्रॉग के अंदर बॉडी को कूल करने की डिवाइस जो है वो नहीं होती है। इन हॉट समर मंथ्स इट आइदर लाइज क्वाइटली इन डीप कोल्ड वाटर। ठीक है, इनके अंदर क्योंकि अपनी बॉडी को कोल्ड करने का मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, कूल करने का मैकेनिज्म नहीं है, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी ना, जब एकदम हॉट समर वाला टेम्परेचर आएगा, ठीक है, वो वाला सीजन आएगा, तो उस वक्त या तो वो बिल्कुल एकदम डीप कोल्ड वाटर के अंदर जाके रहेंगे, ठीक है, या फिर जो बिल्कुल एक होता है ना मड जो होता है, वो कैसा रहता है? ठंडा, क्योंकि वो मॉइस्ट होता है, तो मड के अंदर बिल्कुल धस के रहेंगे। ठीक है, एकदम बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे रहेंगे। इस तरह से ये रहते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप लोग बता दो तो फिर मैं अपना आंसर बताऊं। हाँ, अज्यूम कर लिया, सबने अपने आंसर लगा लिए, कमेंट बॉक्स भर दिया या नहीं? बताओ, कमेंट किया या नहीं? हो गया आंसर? बताऊं मैं अपना आंसर? तो करेक्ट आंसर इज ए। भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इनके पास कूलिंग के लिए कोई डिवाइस नहीं है बॉडी में, इसीलिए तो वो ये सब काम करते फिर रहे हैं ना। कभी कोल्ड वाटर में घुस के रह रहे हैं, कभी मड में धस जा रहे हैं बिल्कुल, कभी कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल पॉन्ड के एकदम बॉटम में जाके रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास बॉडी ठंडा करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो फिर गर्मी में ऊपर कैसे रहेंगे? अंदर जाके ठंडे में रहना पड़ेगा ना, राइट? तो यही तो है इसका असर्शन, यही तो है रीजन, यही तो है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? Frog protects itself from enemies by matching its color with the background and enables it to approach its prey without being unnoticed. मैकेनिज्म समझ आ गया क्या कहते हैं इसको? ठीक है, फ्रॉग रिवील्स प्रोटेक्टिव कलरेशन। ठीक है, फ्रॉग क्या करता है? प्रोटेक्टिव कलरेशन को रिवील करता है। ठीक है, तो याद आया किसकी बात हो रही? कैमोफ्लेज की बात हो रही है। कैमोफ्लेज की बात हो रही है ना, जब ये क्या करते हैं? अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं? अपना कलर बदल लेते हैं, है ना, ताकि वो जिस एनवायरमेंट में बैठे वैसे ही हो जाए, कोई उन्हें स्पॉट ना कर पाए कि यहाँ पे मेंढक बैठा है। ठीक है, तो देखो भाई इसके बारे में क्या बताते हो आप लोग? बता दिया आंसर? बता दिया आंसर? हाँ, अब इतना भाई बिल्कुल लास्ट सेशन चल रहा है सीरीज का, अभी तक तो सीख गए हो ना कि आंसर बताने होते हैं। हाँ, बता दिया आंसर? मैं बताऊं अपना? देखो,
असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कलरेशन शो करते हैं इसीलिए तो ऐसा कर पाते हैं। यही तो उसका एक्सप्लेनेशन है, यही तो उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने कहीं पे भी कैमोफ्लेज वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी फिनोमिना तो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखो लास्ट केस, ठीक है, लास्ट केस देखो, लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। बस आपका सेशन होने वाला है कंप्लीट, पूरी सीरीज होने वाली है कंप्लीट, राइट। सी, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। According to modern form of cell theory, all organisms are composed of one, that means unicellular, or more, that means multicellular cells, and all new cells develop from the pre-existing living cells by division. Cells are of 2 basic types, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Cells जो होती हैं वो 2 basic type की होती हैं, prokaryotic, eukaryotic. Of these, the former are morphologically the most primitive cells, ठीक है। बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी जो कॉन्टेक्स्ट चल रही है इस केस की, वो क्या चल रही है, सेल्स के बारे में। और सेल्स के बारे में भी बता क्या रहे हैं कि पूरी जो सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी जो है जिसके अंदर इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्या किया गया था, मेंशन किया गया था, तो सेल थ्योरी का डिस्कशन सबसे ज्यादा चल रहा है ना। सेल और सेल थ्योरी की बात चल रही है, तो आंसर्स भी वैसे ही देने हैं, क्वेश्चंस भी वैसे ही आने वाले। देख लो क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट at least 2 main features on which is classification of cell based, जिसके बेसिस पर सेल का क्लासिफिकेशन बेस्ड है, ठीक है। ऐसे 2 फीचर्स बताने हैं आपको मेन, ठीक है, किसके बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, ठीक है। चलो बता देते हैं, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम। मेन फीचर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स, ठीक है, बायोमेम्ब्रेन्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से है, वैरायटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से पाए जा रहे हैं, इनके कैसे पाए जा रहे हैं, क्या वैरायटी है दोनों में, इस बेसिस पर किया गया है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रिमिटिव वाला न्यूक्लियर मटेरियल अलग है, नया वाला अलग है ना। सेल बायोमेम्ब्रेन की बात अगर करें, मतलब सेल मेम्ब्रेन्स की बात हम करें, ठीक है ना, किसके पास सेल वॉल है, किसके पास मेम्ब्रेन है, किसके पास प्रिमिटिव है, किसके पास न्यू है, डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो इन सब के बेसिस पर इन सबको क्या किया गया है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को क्लासिफाई किया गया है। 2 फीचर पूछे थे हमने, 3 बता दिए, और क्या चाहिए भाई। विच इज अ प्रोकैरियोट जियांट, क्या है ये टर्म, क्या है ये, हाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रोकैरियोट जियांट का मतलब क्या है, लार्जेस्ट प्रोकैरियोट, जो सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोट है उसके बारे में पूछा है, वो क्या है, इट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है। प्रोकैरियोट का जियांट पूछा है, ठीक है, यूकैरियोट का नहीं, तो मतलब बैक्टीरिया की बात है वही समझना, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोकैरियोट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, ठीक है, जो कि क्या है, ठीक है। देखो लार्जेस्ट प्रोकैरियोट की बात हम कर रहे हैं। अब इसका लार्जेस्ट बार बार मेरा बोलने से मतलब आप यहां समझो कि कितना ज्यादा लार्ज, ठीक है। सबसे पहले उसका साइज देखो, फिर आना नाम के ऊपर, कितना ज्यादा लार्जेस्ट है ना, तो कितना लार्ज है, ठीक है। 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक, 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 80 माइक्रोमीटर वाइड है। अब आप समझो कि एक बैक्टीरिया के लिए इतना बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रोकैरियोट की ही बात चल रही है। ये क्या है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, उसका इतना बड़ा होना वाकई बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, प्रोकैरियोट जायंट, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म हुई कि कौन है सबसे बड़ा वाला जियांट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हो। Why is the term blue-green algae applied to few species of prokaryotes? Name at least 2 of them. ये जो blue-green algae term है, क्यों इसे सिर्फ कुछ species of prokaryotes के ऊपर ही अप्लाई किया गया है, और जिनके ऊपर किया गया है उनमें से किसी 2 का नाम बता दो, ठीक है ना, रीजन बता दो और नाम बता दो। बहुत आसान है, कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इतना तो कर ही सकते हैं। The term algae was applied to certain bacteria because of their photosynthetic activities, ठीक है। एल्गे टर्म जो है वो किसके ऊपर, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई किया गया क्योंकि उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के बेसिस पर, विच वर डिस्कवर्ड बिफोर देयर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स टू बैक्टीरिया केम इनटू नॉलेज, ठीक है। दे आर मोर प्रॉपर्ली टर्म्ड एज द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। प्रॉपर्ली इनको पहले ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया टर्म किया गया, साइनोबैक्टीरिया टर्म किया गया,
ठीक है। और जो आपसे बोला गया है कि कोई दो का इनका हमें नाम बताओ, तो भाई दीज टू कैन बी नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ठीक है, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो अब वो फाइनली, ठीक है, अब वो फाइनली ये सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है, आज का सेशन तो हुआ ही है, ठीक, पूरी सीरीज हमारी आज यहाँ कंप्लीट हो गई है। सुपर 30 सीरीज के चारों सेशंस हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंटली चारों सेशंस को देखा है और इन चारों सेशंस का बेनिफिट लिया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि कितना आपके लिए ये यूज़फुल रही, इसमें से कितनी चीज़ें आपको समझ में आ पाई। इनके सारे जितने भी ये क्वेश्चंस का एक बंच आपके पास, एक क्वेश्चन बैंक बन चुकी है, हमेशा ये आपके पास अवेलेबल रहने वाली है। मैग्नेट ब्रेन्स पे हमेशा चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती हैं, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये सीरीज बायोलॉजी की सुपर 30 सीरीज अब हमेशा आपके पास अवेलेबल रहने वाली है, सिर्फ मिड टर्म के लिए ही नहीं, फाइनल में जब फिर से इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे तब भी आपके पास अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। तो बस अभी ही नहीं, मल्टीपल टाइम इस सीरीज का बेनिफिट लेते रहना। और अगर अभी इस सीरीज से कुछ बेनिफिट मिला है, चारों सेशंस में कुछ भी समझ आया है, ठीक है, कोई भी हेल्प अगर आपको मिल पाई है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे जैसा कि मैंने हमारे 15 क्वेश्चंस के बाद जो हमने ब्रेक लिया था उसमें आपको कहा था कि अगर आगे ऐसा कोई भी पैटर्न, कोई भी सीरीज आप चाहते हो तो ज़रूर आज सजेशन यहाँ पर देकर जाना, तो अकॉर्डिंगली फिर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं और मिलते हैं लाइव क्लासेस में, ठीक है, जैसे हमारी चल ही रही है, ठीक है ना। तो सीरीज अगर पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और बस मिलते हैं लाइव क्लासेस में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।